नमस्ते दोस्तों, विक्रम आदित्य YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो हमारे दिमाग, हमारे व्यवहार और हमारी जिंदगी को चलाने वाली एक छोटी सी रासायनिक शक्ति के बारे में गहराई से बताती है। ये किताब है द मॉलिक्यूल ऑफ मोर, जिसे लिखा है डैनियल जे लिबरमैन और माइकल ई लॉन्ग ने। यह किताब हमारे दिमाग में मौजूद एक रसायन डोपामाइन के इर्द गिर्द घूमती है, जो हमारी इच्छाओं, हमारे सपनों, हमारे प्यार और यहां तक कि हमारी रचनात्मकता और पागलपन को भी नियंत्रित करता है। इस किताब को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों हम हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, क्यों हम जो पा लेते हैं उससे जल्दी बोर हो जाते हैं, और क्यों हमारी जिंदगी की हर छोटी बड़ी चीज, चाहे वो प्यार हो, व्यवसाय हो या यहां तक कि राजनीति हो, एक छोटे से अणु डोपामाइन के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए इस किताब की हर बारीकी को, हर अध्याय को और हर छोटे से छोटे तथ्य को आपके सामने लाते हैं, ताकि आपको ऐसा लगे जैसे आपने पूरी किताब पढ़ ली हो। यह किताब 7 अध्यायों में बंटी है और हर अध्याय डोपामाइन के एक अलग पहलू को उजागर करता है। डैनियल लिबरमैन, जो एक मनोचिकित्सक और जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है, और माइकल लॉन्ग, जो एक भौतिक विज्ञानी और पुरस्कार विजेता लेखक है, ने मिलकर इस किताब में मनोविज्ञान, न्यूरोसाइंस और सामाजिक अध्ययनों को इस तरह से जोड़ा है कि यह आम इंसान के ये भी समझने में आसान और रोमांचक बन जाता है। ये किताब न सिर्फ वैज्ञानिक तथ्यों से भरी है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से जोड़कर हमें बताती है कि डोपामाइन हमारी हर हरकत को कैसे प्रभावित करता है। पहला अध्याय है लव यानी प्यार। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि प्यार का वो शुरुआती जोश, वो बेचैनी, वो तितलियां जो पेट में उड़ती है, ये सब डोपामाइन का कमाल है। डोपामाइन हमारे दिमाग में एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो तब रिलीज होता है जब हम कुछ नया, रोमांचक या अनजाना अनुभव करते हैं। जब आप किसी नए इंसान से मिलते हैं और आपके दिमाग में तरह तरह के ख्याल आते हैं, जैसे कि इस रिश्ते में क्या क्या हो सकता है, 8 नाइट्स, साथ में घर बसाना, बच्चे पैदा करना, ये सारे क्या अगर, व्हाट इफ सवाल डोपामाइन को ट्रिगर करते हैं। लेखक बताते हैं कि प्यार की शुरुआत में डोपामाइन का स्तर बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि नया रिश्ता अनगिनत संभावनाओं का द्वार खोलता है। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होता है और आप एक दूसरे को अच्छे से जान लेते हैं, वो क्या अगर कम हो जाते हैं और डोपामाइन का स्तर भी गिर जाता है। यही वजह है कि शुरुआती जोश धीरे धीरे कम होकर एक शांत साथी जैसी भावना में बदल जाता है, जिसे लेखक यहां और अभी केमिकल्स कहते हैं, जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। ये रसायन हमें वर्तमान में खुशी और संतुष्टि देते हैं, लेकिन डोपामाइन की खासियत यह है कि यह हमें हमेशा भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं मिक जैगर और जॉर्ज कोस्टेंजा जैसे किरदारों का, जो हमेशा नए प्यार की तलाश में रहते हैं, क्योंकि डोपामाइन उन्हें बार बार नई संभावनाओं की ओर खींचता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि अगर आप रिश्ते में शुरुआती जोश को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो देर तक इंतजार करना, जैसे कि शारीरिक संबंध बनाने में देरी करना, डोपामाइन की उस ललक को और बढ़ा सकता है। कुल मिलाकर यह अध्याय हमें बताता है कि प्यार का शुरुआती रोमांच डोपामाइन की देन है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला प्यार यहां और अभी रसायनों पर निर्भर करता है। दूसरा अध्याय है ड्रग्स यानी नशा। यहां लेखक डोपामाइन और नशे के बीच के गहरे रिश्ते को समझाते हैं। डोपामाइन न सिर्फ प्यार को, बल्कि नशे की लत को भी बढ़ावा देता है। जब कोई इंसान ड्रग्स, शराब या जुए जैसी चीजों में लिप्त होता है, तो उसका दिमाग डोपामाइन की भारी मात्रा रिलीज करता है, जिससे उसे तुरंत खुशी और उत्साह मिलता है। लेकिन समस्या यह है कि ड्रग्स डोपामाइन के स्तर को इतना ज्यादा बढ़ा देते हैं कि सामान्य चीजें जैसे खाना, दोस्तों के साथ समय बिताना या यहां तक कि सेक्स भी उतना आनंद नहीं दे पाते। लेखक बताते हैं कि नशे की लत दरअसल डोपामाइन की चाहत है। एक नशेड़ी के लिए नशा करना पूरी तरह तर्कसंगत लगता है,
क्योंकि उसका दिमाग डोपामाइन की उस हाई को दोहराने की कोशिश करता है। इस अध्याय में एक दिलचस्प तथ्य है कि ड्रग्स जैसे कोकेन और एम्फेटामाइन डोपामाइन को सीधे बढ़ाते हैं, जिससे व्यक्ति बार बार उनका इस्तेमाल करने को मजबूर हो जाता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे ड्रग्स हमारे दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेते हैं और हमारी प्राकृतिक खुशी की प्रक्रिया को बाधित करते हैं। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि डोपामाइन सिर्फ नशे की चीजों तक सीमित नहीं है। आजकल सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स और यहाँ तक कि ऑनलाइन शॉपिंग भी डोपामाइन को ट्रिगर करती हैं, क्योंकि ये सब नई नई चीजों की उम्मीद जगाते हैं। इस अध्याय में लेखक यह भी बताते हैं कि डोपामाइन का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमाग को थका देता है और हमें सामान्य चीजों से खुशी मिलना बंद हो जाता है, जिसे वे एनहेडोनिया कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां व्यक्ति को कुछ भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसका दिमाग डोपामाइन की भारी खुराक का आदी हो चुका होता है। तीसरा अध्याय है डोमिनेशन यानी प्रभुत्व। इस अध्याय में लेखक डोपामाइन को सामाजिक और राजनीतिक व्यवहार से जोड़ते हैं। डोपामाइन हमें प्रभुत्व और नियंत्रण की चाहत देता है। लेखक बताते हैं कि जो लोग ज्यादा डोपामाइन उत्पन्न करते हैं वे प्रोग्रेसिव या उदारवादी विचारधारा की ओर झुकते हैं, क्योंकि डोपामाइन नई संभावनाओं और बदलाव की तलाश करता है। दूसरी ओर जो लोग यहाँ और अभी रसायनों जैसे सेरोटोनिन पर ज्यादा निर्भर करते हैं वे रूढ़िवादी या कंजर्वेटिव विचारों की ओर झुकते हैं, क्योंकि वे वर्तमान को बनाए रखना चाहते हैं। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे उदारवादी लोग भविष्य में बेहतर समाज की कल्पना करते हैं, जैसे गरीबी खत्म करना या पर्यावरण को बचाना, जो डोपामाइन से प्रेरित होता है। वही रूढ़िवादी लोग परंपराओं और स्थिरता को महत्व देते हैं, जो सेरोटोनिन से जुड़ा है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि डोपामाइन हमें दूसरों पर हावी होने की इच्छा देता है, जैसे कि एक कंपनी में बॉस बनना या किसी खेल में जीतना। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू यह है कि ज्यादा डोपामाइन हमें धोखा देने या अनैतिक रास्तों पर चलने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे कुछ लोग जो बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं डोपामाइन की वजह से सब कुछ बलिदान कर देते हैं, चाहे वो नैतिकता हो या रिश्ते। चौथा अध्याय है क्रिएटिविटी एंड मैडनेस यानी रचनात्मकता और पागलपन। यह किताब का सबसे रोमांचक हिस्सा है, क्योंकि यह डोपामाइन को रचनात्मकता और मानसिक बीमारियों से जोड़ता है। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन हमें नए विचारों और संभावनाओं की ओर ले जाता है। कलाकार, लेखक और संगीतकार जिनके दिमाग में डोपामाइन का स्तर ज्यादा होता है, वे असामान्य और अनोखे तरीकों से सोचते हैं। उदाहरण के लिए ओशन वर्तानियन नाम के एक शोधकर्ता ने पाया कि जब लोग रचनात्मक समस्याओं को हल करते हैं तो उनके दिमाग का डोपामाइन सिस्टम बहुत सक्रिय हो जाता है। लेकिन यहाँ एक पेंच है, ज्यादा डोपामाइन कभी कभी मानसिक बीमारियों जैसे स्किज़ोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर को भी ट्रिगर कर सकता है। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन का ज्यादा स्तर दिमाग को इतना उत्तेजित कर देता है कि व्यक्ति भ्रम, मतिभ्रम या यहाँ तक कि पागलपन की स्थिति में पहुंच सकता है। उदाहरण के लिए जॉन नैश, जिन्हें फिल्म ए ब्यूटीफुल माइंड में दिखाया गया है, एक महान गणितज्ञ थे, लेकिन उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया था। लेखक कहते हैं कि रचनात्मकता और पागलपन के बीच एक पतली रेखा है और डोपामाइन इस रेखा पर चलता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि डोपामाइन हमें जोखिम लेने के लिए प्रेरित करता है, जो रचनात्मकता के लिए जरूरी है, लेकिन यह हमें खतरनाक रास्तों पर भी ले जा सकता है। पांचवा अध्याय है पॉलिटिक्स यानी राजनीति। इस अध्याय में लेखक डोपामाइन को राजनीतिक विचारधाराओं से जोड़ते हैं। जैसा कि तीसरे अध्याय में बताया गया, डोपामाइन प्रोग्रेसिव विचारों को बढ़ावा देता है, जबकि सेरोटोनिन और अन्य यहाँ और अभी रसायन रूढ़िवादी विचारों को। लेकिन इस अध्याय में लेखक इसे और गहराई से समझाते हैं। वे कहते हैं कि डोपामाइन हमें भविष्य की कल्पना करने और बदलाव लाने की प्रेरणा देता है। उदाहरण के लिए उदारवादी लोग शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण जैसे मुद्दों पर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये भविष्य को बेहतर बनाने की संभावनाओं से जुड़े हैं।
वही रूढ़िवादी लोग परिवार, परंपरा और सामाजिक व्यवस्था को प्राथमिकता देते हैं, जो वर्तमान की स्थिरता से जुड़ा है। लेखक एक दिलचस्प तथ्य बताते हैं कि डोपामाइन का स्तर हमारे जीन और पर्यावरण पर निर्भर करता है और यह हमारे राजनीतिक झुकाव को प्रभावित करता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम पूरी तरह डोपामाइन के गुलाम हैं। लेखक कहते हैं कि हमारा दिमाग का फ्रंटल लोब और योजना बनाने का काम करता है, डोपामाइन को नियंत्रित कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप भूखे हैं तो डोपामाइन आपको कुछ खाने की तलाश करने को कहेगा, लेकिन आपका फ्रंटल लोब यह तय करेगा कि क्या खाना है, कैसे पकाना है और क्या यह आपके स्वास्थ्य के लिए सही है। छठा अध्याय है प्रोग्रेस, यानी प्रगति। इस अध्याय में लेखक डोपामाइन को मानव प्रगति का इंजन बताते हैं। डोपामाइन हमें हमेशा और ज्यादा की तलाश करने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वो नई तकनीक हो, नई खोज हो या नया समाज हो। लेखक बताते हैं कि डोपामाइन की वजह से ही इंसान ने चांद पर कदम रखा, इंटरनेट बनाया और असंभव लगने वाली चीजों को हासिल किया। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि डोपामाइन हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई गैजेट खरीदते हैं तो डोपामाइन आपको उसकी खुशी देता है, लेकिन कुछ समय बाद आप फिर से कुछ नया चाहने लगते हैं। लेखक कहते हैं कि डोपामाइन ने मानवता को बहुत आगे बढ़ाया है, लेकिन इसकी वजह से हम कई बार वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस अध्याय में एक दिलचस्प उदाहरण है कि कैसे डोपामाइन हमें हमेशा भविष्य की ओर देखने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन यहां और अभी रसायन हमें वर्तमान में जीने की खुशी सिखाते हैं। लेखक सुझाव देते हैं कि हमें इन दोनों का संतुलन बनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा भविष्य के बारे में सोचते हैं तो ध्यान या माइंडफुलनेस जैसी चीजें आपको वर्तमान में जीने में मदद कर सकती है। आखिरी अध्याय है हार्मनी, यानी सामंजस्य। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि डोपामाइन और यहां और अभी रसायनों के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। डोपामाइन हमें भविष्य की ओर ले जाता है, लेकिन अगर हम सिर्फ भविष्य के पीछे भागते रहेंगे तो हम कभी संतुष्ट नहीं होंगे। लेखक कहते हैं कि हमें डोपामाइन की शक्ति को समझना होगा और उसका सही इस्तेमाल करना होगा। उदाहरण के लिए, डोपामाइन हमें लक्ष्य बनाने और उन तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन एक बार लक्ष्य हासिल होने के बाद हमें यहां और अभी रसायनों जैसे सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन की मदद से उसका आनंद लेना चाहिए। इस अध्याय में लेखक कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं, जैसे कि ध्यान करना, कृतज्ञता का अभ्यास करना और अपने रिश्तों को मजबूत करना। वे कहते हैं कि डोपामाइन हमें सपने देखने और उन तक पहुंचने की शक्ति देता है, लेकिन असली खुशी वर्तमान में जीने से मिलती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि कैसे लोग सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि हर नई पोस्ट डोपामाइन की एक छोटी सी खुराक देती है, लेकिन ये हमें खाली और असंतुष्ट छोड़ देता है। इसके बजाय अगर हम अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताएं तो हमें लंबे समय तक चलने वाली खुशी मिलेगी। इस किताब की खासियत यह है कि यह सिर्फ वैज्ञानिक तथ्य नहीं बताती, बल्कि हमें अपने जीवन में डोपामाइन का सही इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती है। लेखक कहते हैं कि डोपामाइन एक आशीर्वाद भी है और अभिशाप भी। यह हमें चांद तक ले जा सकता है, लेकिन यह हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देता। इस किताब को पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि क्यों आप हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, क्यों आप जो पा लेते हैं उससे जल्दी बोर हो जाते हैं, और कैसे आप डोपामाइन और यहां और अभी रसायनों के बीच संतुलन बनाकर एक खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह किताब पढ़ने का मन कर रहा है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि इसे जरूर पढ़ें। यह न सिर्फ आपके दिमाग को खोलेगी बल्कि आपके जीवन को भी बेहतर बनाएगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि डोपामाइन ने आपके जीवन को कैसे प्रभावित किया है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक जागरूक रहें, खुश रहें और अपने सपनों को पंख दें। नमस्ते।